जय विकास पर चल रही है। जय विकास में जीवों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने बातें स्टार्ट की थी जय विकास पर। जय विकास के सिद्धांत की जीवों का विकास कैसे होता है सबसे पहले लेमार्क बात पर हमने बातें कर ली थी। लेमार्क बात जूलॉजिक फिलोसफी जूलॉजिक नाम किताब लिखी थी 1809 में। उन्होंने बताया था कि जीवों का विकास पृथ्वी पर कैसे हुआ है, वातावरण का प्रभाव, अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, नियम पढ़ा और उसके बाद वातावरण का आवश्यकताओं का प्रभाव हमने देखा और उपाधि लक्षणों की वंशानुगति। नमस्कार सुबोध, नमस्कार राज, पुष्पा, सभी को नमस्कार भाई। चलिए तो यहाँ तक हमारी बातें हो गई थी और लेमार्क ने जिराफ का उदाहरण दिया, सांपों का उदाहरण दिया, जलीय पक्षियों का उदाहरण दिया अपने जो सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। लेकिन उसके बाद बहुत से इसमें चूहों की पूंछ वाली बात की थी और ऐसे बहुत से उदाहरण आए। उसके बाद हमारा लेमार्क फेल हो गया। उसके बाद आते डार्विन साहब और डार्विनवाद देते हैं। तो कल हमारी बातें चल रही थी तुम्हारी डार्विनवाद पर। दूसरा सिद्धांत है तुम्हारा डार्विनवाद। और डार्विनवाद की बात करें तो इन्होंने दिया है तुम्हारा सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन, याद रखिएगा। और इस सिद्धांत में डार्विन साहब ने बहुत सारी बातें हमें बताई। इस पृथ्वी पर जीवों का विकास इस प्रकार हुआ। बीगल नाम के जहाज पर निकलते हैं और एक द्वीप पर जाते हैं जहां पर वो फिंचेस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिंचेस जलीय पक्षी होते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। याद रखिएगा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो तुम्हारे लेमार्क ने, याद रखिएगा। सॉरी डार्विन ने। मैंने कल लिखवा दिया था इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो डार्विन ने किया है। प्रतिपादन डार्विन ने किया है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है जातियों की उत्पत्ति। चार्ल्स डार्विन है ये पूरा नाम लिख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन और जातियों की उत्पत्ति। जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब इन्होंने लिखी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग हो गया हमारा। सुबह 8 बजे लगते हैं, रात को 8 बजे चलता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किताब लिखी थी इन्होंने। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो फिंचेस पे किया था, याद रखना। फिंचेज पर इन्होंने प्रयोग किया था। पत्तों पर इन्होंने प्रयोग किया था, पत्तों पर इन्होंने प्रयोग किया था, याद रखिएगा डार्विन साहब ने। और इन्होंने प्रस्तुत किया इस जातियों की उत्पत्ति किताब में इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए। और इन्होंने क्या क्या बताया, ध्यान सुन लेना। इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है, इस सिद्धांत की मुख्य बातें या मुख्य नियम, क्या क्या नियम दिए डार्विन साहब, ध्यान से सुनते चलिए। पहला जो सिद्धांत डार्विन साहब ने दिया, जीवों में प्रचुर मात्रा में बच्चे पैदा करने की ताकत पाई जाती है। संतानोत्पादन की प्रचुर क्षमता, जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। ये इन्होंने पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो इन्होंने दिया, याद रखिएगा, दूसरा सिद्धांत दिया कि जीवन संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष होता है। तीसरी बात जो उन्होंने बताई, याद रखिएगा, तीसरी बात जो डार्विन साहब ने कही वो ये था कि विभिन्नताएं और वंशानुगति होती है। विभिन्नताएं व वंशानुगति, विभिन्नताएं व वंशानुगति होती है। चौथी बात जो डार्विन साहब ने बताई वो था प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, उत्तरजीविता, याद रखिएगा, योग्य ही जीवित रहेगा, उत्तरजीविता। पांचवी बात जो इन्होंने बताई वातावरण के प्रति अनुकूलन, वातावरण के प्रति अनुकूलन। बस ये सीधी बातें, ये प्रश्न आ भी चुका है कि प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत किसने दिया था, तो ये डार्विन ने दिया था, अनुकूलन। और छठवीं बात जो है नई जातियों की उत्पत्ति। ये 6 बातें आपको याद रखनी, यही मेन बातें 6 याद रखिए। 6 मेन बातें कौन कौन सी 6 बातें हैं, याद रखिएगा। तो 6 बातें कौन कौन सी, ध्यान सुनो। डार्विन बाद में ये 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए, 6 नियम दिए गए। 6 इस सिद्धांत के मुख्य नियम नहीं लिखेंगे, नियम लिख दो या बातें लिख दो, एक ही बात लिखिए। संतान उत्पादन की प्रचुर क्षमता होती है जीवों के अंदर, याद रखना। पहली बात क्या है, डार्विन साहब कहते हैं कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, भयंकर वाली क्षमता होती है। जीव ज्यादा मात्रा में संतान उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा। उन्होंने इसका एग्जांपल दिया, इन्होंने कहा कि एक मादा ऑयस्टर जो होती है वो अपने जीवन काल में, अगर मादा ऑयस्टर होती है वो अपने जीवन काल में 10 लाख अंडे देती है। एक मादा ऑयस्टर जो होती है वो अपने जीवन काल में 10 लाख अंडे देती है। और एक हाथी जो होता है अपने जीवन काल में 6 बच्चे पैदा करता है। अगर वो सारे के सारे बच्चे जीवित रहने लग जाए तो अगले 700-800 सालों में हाथियों की संख्या इतनी ज्यादा पृथ्वी हो जाएगी कि इस पृथ्वी पर केवल हाथी ही हाथी होंगे, याद रखिएगा। उन्होंने और एग्जांपल दिया, याद रखिएगा। इन्होंने और एग्जांपल दिया, उन्होंने बताया कि जो तुम्हारे कवक होते हैं, कवक वो अपने जीवन काल में 7 खरब बीजाणु पैदा करते हैं। अगर वो सारे के सारे बीजाणुओं से कवक पैदा हो जाते हैं, इस पृथ्वी पर कभी कवक हो जाएंगे। यानी जीवों के अंदर प्रचुर मात्रा में संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, याद रखिएगा। जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। तो पहली बात हो गई संतान उत्पादन की प्रचुर क्षमता। इसमें लिखवाने वाली बात नहीं है, केवल आप लोगों को यही बात याद करनी है, संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। इसके बाद जो दूसरी बात इन्होंने बताई, ध्यान सुनना, जीवन संघर्ष होता है। संतान तो बहुत उत्पन्न होते हैं, जीवन के बच्चे पैदा होते हैं, याद रखिएगा, लेकिन उनमें संघर्ष होता है। वो संघर्ष कैसा होता है, वो अंतःजातीय हो सकता है, एक ही जाति में हो सकता है। अंतःजातीय संघर्ष होता है, याद रखिएगा। संघर्ष 3 प्रकार का होता है। एक होता है अंतःजातीय संघर्ष, दूसरा होता है अंतरजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष, और तीसरा होता है वातावरणीय संघर्ष। पहली बात उन्होंने बताई कि जीव बच्चे पैदा करने की प्रचुर क्षमता होती है जीवों की। दूसरी बात क्या कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं कि बच्चे तो पैदा होंगे लेकिन जीवन में संघर्ष होगा। अंतःजातीय होता है कि एक ही जाति के जीवों के बीच आवास को लेकर, भोजन को लेकर और जन्म को लेकर आपस में संघर्ष होगा और संघर्ष में बहुत से जीव मर जाते हैं। दूसरा वो कहते हैं 2 अलग अलग जातियों के बीच में भी भोजन और आवास के लिए संघर्ष होता है और इस वजह से बहुत से जीव इस प्रतिस्पर्धा में मारे जाते हैं। और तीसरी बात वो कहता है कि वातावरण के बीच में भी संघर्ष पाया जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि वातावरण में जो नमी होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, अचानक जो मौसम परिवर्तन होता है उसमें भी बहुत सारे जीव मारे जाते हैं। इस वजह से जीवों की एक निश्चित संख्या बनी रहती है। तो पहला बात, जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता है, लेकिन वो सारे के सारे जीव कभी जीवित नहीं रह पाते क्योंकि उनके आपस में संघर्ष पाया जाता है उनके जीवन में। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें अलग प्रकार की विभिन्नताएं पैदा हो जाती है, वो संघर्ष में जीत जाते हैं। और वो जो विभिन्नताएं होती है फिर वो वंशानुगत हो जाती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित हो जाती है। और वो जो जीव होगा वो योग्य होगा, प्रकृति द्वारा चयनित होगा और इसी वजह से वो योग्य जीव ही जीवित रहेगा और वो धीरे धीरे अपने आप किसी प्रकार के वातावरण में अनुकूलित हो जाएगा और इस प्रकार नई जातियों को उत्पन्न करेगा, नई जातियों को उत्पन्न होगी, याद रखिएगा। इस प्रकार ये 6 आपके सिद्धांत दिए गए थे, याद रखना। ये 6 सिद्धांत, इस जो डार्विन के 6 नियम दिए गए थे। क्रम से अगर इनको याद करना है तो पहले क्रम आएगा, आपके पेपर में क्रम पूछा जा सकता है। तो क्रम क्या रहता है, संतान उत्पादन की प्रचुर क्षमता रहती है, दूसरी बात जीवन संघर्ष अंतर्जातीय अंतरजातीय, और तीसरा तुम्हारा वातावरणीय संघर्ष होता है, फिर विभिन्नताएं और वंशानुगति होती है, प्राकृतिक वर्ण, योग्यता की उत्तरजीविता। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन साहब ने दिया था। वातावरण के प्रति अनुकूलन होता है और नई जातियों की उत्पत्ति होती है। एक एक करके बस मैं लिखवा दे रहा हूं, एक एक करके लिखवा दे रहा हूं। पहला
इसमें जो पहला है संतान उत्पादन की प्रचुर क्षमता, तो संतान उत्पादन की प्रचुर क्षमता लिखवाऊंगा, तो फिर आप कहोगे मुझे आपने लिखवाया नहीं। हालांकि लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना डिटेल में तुमसे नहीं पूछा जाता है, बस तुम लोगों को ये कर लेना था, लेकिन फिर चलो दो चार बातें मैं लिखवा देता हूँ। संतान उत्पादन की प्रचुर क्षमता होती है। जीवों में संतान उत्पादन की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। संतान उत्पादन, लेकिन संतान पैदा करने की लिख देते हैं आप, संतान पैदा करने की प्रचुर क्षमता होती है। प्रचुर क्षमता होती है, याद रखिएगा। एक जो तुम्हारा मादा ऑयस्टर होता है, एक मादा ऑयस्टर होता है, वो अपने जीवन में 10 लाख अंडे देती है। एक मादा ऑयस्टर अपने जीवन काल में 10 लाख अंडे देती है। अगर ये अंडे सारे के सारे अंडे अगर इनसे जीव बन जाते हैं तो इस पृथ्वी पर ऑयस्टर ही ऑयस्टर हो जाएंगे, याद रखिएगा। इस पृथ्वी पर ऑयस्टर ही ऑयस्टर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक कवक अपने जीवन काल में 7 अरब बीजाणु पैदा करता है, 7 अरब बीजाणु उत्पन्न करता है, याद रखना। 7 अरब बीजाणु उत्पन्न करता है। और एक हाथी अपने जीवन काल में पूरे जो 90 वर्ष होता है उसमें ज्यादा 6 संतान उत्पन्न करता है। एक हाथी, एक मादा हाथी अगर बात करें, एक मादा हाथी यार, एक मादा ऑयस्टर है, एक कवक पत्ती को भगा हुए बीजाणु उत्पन्न करता है। एक मादा हाथी अपने जीवन काल में 6 बच्चे पैदा करते हैं। यदि सभी बच्चे जीवित रह जाएं तो अगले 750 वर्षों में पृथ्वी पर हाथी ही हाथी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगले 750 वर्षों में हाथी के एक जोड़ी से, देखो 2.5 करोड़ हाथी, अगले 750 वर्षों में एक जोड़ी हाथियों से 2.5 लाख के आसपास हाथी पैदा हो जाएंगे, याद रखिएगा। हाथियों से 2.5 करोड़, 2.5 लाख में भी 2.5 करोड़ हाथी पैदा हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए भाई, इसका मतलब ये होगा कि फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इस पृथ्वी पर यही जीव हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीवन संघर्ष होगा, जीवन संघर्ष पाया जाएगा, याद रखिएगा। दूसरी बिंदु आती है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष में क्या कहते हैं, याद रखिएगा। जीवों में अत्यधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जीवों में अत्यधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जीवों में अत्यधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर जीवों की संख्या सामान्य बनी रहती है। जीवों की संख्या सामान्य बनी रहती है, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि जीवों में भोजन, स्थान तथा जनन के लिए संघर्ष होता है, और इसी वजह से इस पृथ्वी पर जीवों की संख्या सामान्य बनी रहती है, याद रखिएगा। गुड इवनिंग सभी को, सुबोध जाट, गुड इवनिंग गुरु साहिब सिंह, गुड इवनिंग। तो देखो भाई, ये जीवन संघर्ष होता है। हमारी बात भी अगर हम करें तो हमारे अंदर भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मेरे परदादा के पास 100 बीघा जमीन थी, और फिर परदादा से जब दादाजी के पास आए तो 2 थे दादाजी, 50-50 बीघा आई। और मेरे दादाजी ने फिर इस प्रकार के संतान उत्पन्न किया कि 8 आ गए, और 8 से फिर 5-5 बीघा जमीन पाती आ गई। तो तुम्हें बात का पता लग रहा होगा कि कितनी बच्चे पैदा करने की कितनी ताकत होती है जीवों के अंदर। अगर वो सारे के सारे जीव इस पृथ्वी पर जीवित रह जाए वो पूरी पृथ्वी जीवों से ढक जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता के बाद भी जीवों में भोजन, स्थान, जनन के लिए संघर्ष होता है। और ये संघर्ष होता है वो 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। ये संघर्ष होता है वो 3 प्रकार का होता है। जनन के लिए संघर्ष होता है जिसे जीवन संघर्ष कहते हैं, याद रखना। यस, जीवन संघर्ष 3 प्रकार से होता है। जीवन संघर्ष जीने के लिए संघर्ष होता है, जीवन संघर्ष 3 प्रकार का होता है। पहला अंतर्जातीय संघर्ष, ये होता है एक ही जाति के जीवों के मध्य, एक ही जाति के जीवों के मध्य और एक ही जाति के जीवों के मध्य जो संघर्ष हो रहा है, ये भोजन, आवास और जनन के लिए होता है, याद रखना। मध्य एक ही जाति के जीवों के मध्य किस लिए होता है, तो याद रखना, भोजन, स्थान के लिए होता है व जनन के लिए होता है। दूसरा जो प्रकार का तुम्हारा संघर्ष होता है अंतरजातीय होता है। इसमें अंतरजातीय और 2 अलग अलग जातियों में संघर्ष पाया जाता है, अंतरजातीय संघर्ष। और ये जो अंतरजातीय संघर्ष होता है भाई, ये होता है भोजन, 2 अलग अलग जातियों में होता है। 2 अलग अलग जातियों में संघर्ष क्यों होगा? 2 अलग अलग जातियों में होता है। और ये क्यों होगा, याद रखिएगा। 2 अलग अलग जातियों में ये होगा भोजन व स्थान के लिए, यह है भोजन व स्थान के लिए होता है, याद रखिएगा। तो पहला हुआ कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन उनमें जीवन संघर्ष होने की वजह से जीवों की संख्या इस पृथ्वी पर निश्चित बनी हुई है। एक ही जाति के बीच हो उसको कहते हैं अंतर्जातीय, जिसमें एक ही जाति के जीवों को भी संघर्ष मिलेगा, और जो योग्य होगा वो आगे आ जाएगा, जो कमजोर होगा मारा जाएगा। दूसरा होता है आपका अंतर्जातीय, 2 अलग जातियों में भोजन स्थान के लिए होता है। तो तुमने जंगल में देखा होगा कि जो शेर होता है वो अपने भोजन के लिए जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको मार देता है, जिसकी संख्या जंगल में निश्चित बनी रहती है। तो ये अंतर्जातीय संघर्ष हो गया। तीसरा होता है वातावरणीय संघर्ष, होता है। और ये जो वातावरणीय संघर्ष होता है तुम्हारा, याद रखिएगा, ये वातावरणीय जो संघर्ष होता है, याद रखिएगा,
ये वातावरण में जो जीव होते हैं वातावरणीय दशाओं से बचने के लिए होता है। वातावरणीय दशाओं, वातावरण दशाएं कौन सी होती है भाई? बहुत ज्यादा सर्दी हो सकती है, सर्दी, गर्मी, नमी हो सकती है, याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे बाढ़, सूखा, कुछ भी हो सकता है। नमी होगी, बाढ़, सूखा आदि के लिए होता है। वातावरणीय दशाओं के प्रति संघर्ष होता है, याद। और इस संघर्ष में बहुत सारे जीव बाढ़ या सूखा से मारे जाते हैं, बहुत सारे जीव मारे जाते हैं, याद रखिएगा। क्या कह रहे हो जाट? कैसे सर? कैसे मतलब क्या समझ में नहीं आया? कैसे सर? बताइएगा मुझे, कैसे, क्या कहानी है? मैंने कहा कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता है, लेकिन वो सारी जीव फिर भी पृथ्वी पर संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, उनमें आपस में संघर्ष होता है। ये संघर्ष 3 प्रकार का होता है, आदि के प्रति संघर्ष होता है। और इसमें जो संघर्ष में बहुत सारे जीव इस दशाओं में मारे जाते हैं, बहुत सारे जीव मारे जाते हैं, लेकिन जो योग्य होगा वो जीवित बचा रहेगा, याद रखिएगा। इसके बाद जो तीसरी बात आती है, याद रखिएगा, वातावरणीय संघर्ष के बाद विभिन्नताएं और वंशानुगति। विभिन्नताएं व वंशानुगति, ये क्या होता है? ध्यान रखना, विभिन्नताएं और वंशानुगति क्या होता है? इस संघर्ष में जो जीव बचेगा उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं रही होंगी, कुछ तो अलग प्रकार के लक्षण रहे होंगे, और वो विभिन्नताएं जो होती हैं वो आगे फिर वंशानुगत होती है, याद रखिएगा। विभिन्नताएं व वंशानुगति का मतलब समझिएगा तुम लोग। डार्विन साहब कहते हैं कि इन दशाओं से जो व्यक्ति बच जाता है, जो जीव बचेगा, उसमें विभिन्नताएं होती हैं। कुछ जीवों को जीवन में कम संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उनमें क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती है। वो कम संघर्ष करके भी जीवित रह लेते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के विभिन्नताएं पाई जाती है। और ये जो विभिन्नताएं होती है डार्विन के अनुसार ये विभिन्नताएं वातावरण के प्रति अनुकूलित होती है, वातावरण के प्रति अनुकूलित होती है, वातावरण के प्रति अनुकूलित होती है, याद रखना। और इसी वजह से जब वो अनुकूलित होती है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आपकी ये जो विभिन्नताएं होती है, ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है। वंशानुगत होती है मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, इस वजह से नए लक्षणों वाले जीव जो इस पृथ्वी पर है उनकी उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो वंशानुगत होती है, याद रखिएगा। और यही जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित हो जाती है, तथा यही क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी संचित हो जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाती है। इसके बाद जो बात आती है चौथी, योग्यतम की उत्तरजीविता। या इसी को कहा जाता है प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चरण। ये क्या है? ध्यान सुनना। तो विभिन्नताएं जो होती है वो वंशानुगत हो गई थी, और इसके बाद ये जो विभिन्नताएं होती है, इसके बाद योग्यतम उत्तरजीविता। जो जीव योग्य होता है वही इस प्रकृति में जीवित रहता है, याद रखिएगा। जो जीवित होता है, जो योग्य होता है, ध्यान सुनिएगा। जीवन संघर्ष होता, तो पहले क्या हुआ भाई? जीवन संघर्ष हुआ, और जीवन संघर्ष के बाद जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वातावरण के प्रति अनुकूलित जीव ही जीवित रहते हैं। जीवन संघर्ष के बाद तथा वातावरण से जीवन संघर्ष के बाद तथा वातावरण से अनुकूलित जीव ही जीवित रह पाते हैं, याद रखिएगा। जीव ही जीवित रह पाते हैं, तथा जो कमजोर लोग होते हैं, कमजोर जो जीव होते हैं, वो इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएंगे, तथा अनुकूलित नहीं होने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन जो संघर्ष होता है, इस पृथ्वी पर जीव में प्रचुर मात्रा में जीव बच्चे पैदा करने की ताकत होती है, लेकिन वो जीव धीरे धीरे क्या होते हैं? संघर्ष पाया जाता है, उनमें अंतर जाति संघर्ष के बाद वो जीव जो होते हैं वो नष्ट होने, तो इस वजह से पृथ्वी पर जीव सामान्य रूप से बने रहते हैं। अब इसके बाद आता है कि जो जीव जीवित रहते हैं इस पृथ्वी पर, उनमें कहीं ना कहीं कुछ अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, और उन्हीं अक्षर प्रकार के लक्षणों को विभिन्नताएं कहते हैं। और ये जो विभिन्नताएं आती है, ये बाद में वंशानुगत होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, और चले जाने के बाद बात आती है कि तुम्हारा योग्यतम की जो उत्तरजीविता है, यानी जो लोग योग्य होगा, जो जीव योग्य होगा, उसको प्राकृतिक वर्ण कहेंगे, प्रकृति द्वारा चुना होगा। और वही कैसे आया? वो जीवन संघर्ष और वातावरण के प्रति अनुकूलित होने से वो जीव इस पृथ्वी पर आया है, और इसी वजह से वो इस पृथ्वी पर टिक पाता है। बाकी सभी जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। नष्ट हो जाते हैं। ये सभी जो विभिन्नताएं होती है इसके बाद, जिसे इसको नष्ट हो जाती है, इसी को प्राकृतिक वर्ण कहते हैं, जिसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। इसी को ही योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहा जाता है। इसी को योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहते हैं, इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। तो ये चार बातें होंगी तुम्हारे डार्विन साहब की। पहली बात कहते हैं जीवन में जीव उत्पन्न करने की बहुत क्षमता होती है, फिर संघर्ष होता है, फिर उसके बाद विभिन्नताएं आती है, वो वंशानुगत होती है, और चौथी बात योग्यतम की उत्तरजीविता और प्राकृतिक वर्ण। ये लिखवाने वाला काम बड़ा टेढ़ा है तुम्हारा। इसके बाद जो पांचवी बात होती है, आपकी याद रखिएगा, वातावरण के प्रति अनुकूलन। बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार जीव अपने अंदर कुछ लक्षण विकसित कर लेता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। मतलब उस वातावरण के प्रति अनुकूल हो जाता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। और छठी बात आती है इसमें जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की उत्पत्ति।
इस प्रकार जो घटनाएं होती है, उपरोक्त जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर धीरे धीरे नई जातियों की उत्पत्ति होती है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है। अब सुन लेना भाई बात आराम से, लिखवाने वाला काम टेढ़ा जाता है। सीधे से प्रश्न बनते हैं, 6 बातें आपको याद रखनी है, लिखवाने में बड़ा टाइम लगता है। सुनिए आराम से बातों, सुनिए आराम से बातों। ये 6 बातें आपकी याद रखनी, ये 6 बातें जो आपको याद रखनी, जहां से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। ये डार्विनवाद प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। पुस्तक लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 3 चीज पर काम किया है। 6 बातें बता रही इस जीवन किस प्रकार जीवों का विकास होता है। पहला है, ये कहते हैं कि संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता जीवों के अंदर होती है। बिल्कुल होती है। मैंने आपको बताया कि मास्टर हो गया या कवक हो गया, मानव को भी ले लेते हैं, तो सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। लेकिन सारे जीव कभी भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए इस पृथ्वी पर संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष अंत्य जातीय हो सकता है, एक ही जाति के बीच। किस लिए होता है? एक जाति के जीवों के बीच या तो भोजन के लिए हो सकता है, या आवास के लिए हो सकता है, या फिर तुम्हारा जन्म के लिए हो सकता है। तो तुम लोगों ने जीवों को देखा होगा कि बहुत सारे जीव भी आवास, भोजन और जन्म के लिए आपस में एक ही जाति के जीव संघर्ष चलता है। अलग अलग जातियों के बीच में संघर्ष पाया जाता है, भोजन और आवास के लिए पाया जाता है ये प्रकार का। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष होता है वातावरण का, क्योंकि वातावरणीय संघर्ष के प्रति, क्योंकि वातावरण में सूखा पड़ता है, कई बार आ जाता है, बहुत सारे जीव इस प्रकृति में मारे जाते हैं, और इस वजह से इस पृथ्वी पर जीवों की इतनी संख्या बनी रहती है। अब जो जीव इन चीजों से बच कर निकलता है, अंतर जातीय संघर्ष से बच गया, अंतर जातीय संघर्ष से बच गया, वातावरण से बच गया, इसका मतलब उस जीव में किसी न किसी प्रकार की विभिन्नता है, कुछ अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, और उन्हीं जो लक्षण होते हैं इन्हीं को विभिन्नताएं कहा जाता है। और ये विभिन्नताएं क्या होती है? वंशानुगत होती है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, वंशानुगत होती है, और इसकी वजह से प्रकृति के अंदर वो चयनित जीव होता है, प्रकृति द्वारा, प्रकृति वर्ण या योग्यता की जीविका का मतलब होता है कि इन चीजों से बचने के बाद भी वो व्यक्ति योग्य होता है, वो ही जीवित रह पाता है। बाकी जो जीव होते हैं इस वातावरण के प्रति अनुकूल नहीं होते हैं, या इस संघर्ष में जो कामयाब नहीं होते वो मारे जाते हैं। लेकिन जो जीव ताकतवर होता है, उसमें किसी विभिन्न अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, वही जीवित रह पाएगा, यानी योग्य ही जीवित रह पाएगा। बाकी जीव इस प्रकृति में जीवित नहीं रह पाते हैं, यानी उसी का प्राकृतिक वर्ण होगा, वही जीवित रह पाएगा, और वो जीव धीरे धीरे उस वातावरण के प्रति और अनुकूलित होता चला जाएगा, और धीरे धीरे नई जातियों की उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार ये 6 बातें आपको याद रखनी है। बाकी डिटेल में जो बातें हैं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस 6 बातें आप लोग याद रख लेना कि इस आधार पर ये डार्विन ने बातें बताई थी। ये 6 बातें हैं, संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता है, दूसरा संघर्ष, जीवन संघर्ष होता है, विभिन्नताएं और वंशानुगति होती है, योग्यता की उत्तरजीविता पाई जाती है, और याद रखने का वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, और ये छठी बात होती है नई जातियों की उत्पत्ति होती है। 6 कारण से आपको बात याद करनी है, इसमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैंने लिखवा दिया, तुम लोगों को दर्द हो जाएगा कि लिखवाया नहीं है। बाकी 6 बातों, इन्हीं 6 बातों से प्रश्न बनता है, डायरेक्ट याद रखिएगा। चलिए तो प्रश्न आ जाएगा कि जीवन संघर्ष के बारे में किसने बताया था? जीव विकास के लिए जीवन संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। इसके अलावा कहते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत थोड़ा डायरेक्ट पूछा गया है। विभिन्नता और वंशानुगति के बारे में किसने बताया था? तो डार्विन ने बताया था, याद रखिएगा। तो ये आपके 2 सिद्धांत हो गए हैं। इसके बाद तीसरा सिद्धांत आता है, तीसरा सिद्धांत आता है आपका, याद रखिएगा, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, सॉरी उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत होता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। और ये दिया था आपके उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत प्रस्तुत कर पाए थे, ये थे तुम्हारे ह्यूगो डीब्रिज, ह्यूगो डीब्रिज, इन्होंने सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत की क्या बात है, ध्यान सुनना। किसी जीव में अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को, किसी जीव में अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को, अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को, अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं, या उत्परिवर्तन वाले लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं। किसी जीव में अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षण उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। बाद का सिद्धांत है, लक्षण कहलाते हैं। अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं भाई? उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। मतलब ये अचानक उत्पन्न होते हैं, और अचानक उत्पन्न होने का कारण होता है उत्परिवर्तन। इसी उत्परिवर्तन के कारण जीवों में कुछ ऐसे अचानक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिनको हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये लक्षण आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित हो जाते हैं, और इस प्रकार नए जीवों का उत्पन्न करते हैं। तो अचानक जो लक्षण प्रकट होते हैं ये उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। जिस जीव में अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षण उत्परिवर्तन के कारण पैदा होते हैं। उत्पन्न होने वाले जो लक्षण होते हैं, उत्पन्न होने वाले लक्षण उत्परिवर्तन के कारण पैदा होते हैं, तथा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित होते रहते हैं, और एक समय बाद नए जीवों को पैदा करते हैं। तो ये उत्परिवर्तन बात था, ह्यूगो डीब्रिज ने दिया था। इस पर जो प्रयोग किया था, ये इवनिंग प्रिमरोज नाम के पौधे पर प्रयोग किया था। इवनिंग प्रिमरोज, इस पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था, इवनिंग प्रिमरोज पर प्रयोग किया था, याद रखें, इवनिंग प्रिमरोज पर प्रयोग किया था। तो ये 3 सिद्धांत थे जीव विकास के। पहला जो सिद्धांत दिया गया वो आपका उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत दिया गया, दूसरा डार्विन वाला सिद्धांत दिया गया, और तीसरा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डीब्रिज ने दिया है। तो ये 3 सिद्धांत हमारे जीव विकास के लिए, ये 3 सिद्धांत हमारे जीव विकास के लिए। अब जीव विकास के सिद्धांतों के बाद ये बात आती है कि जीव विकास के प्रमाण क्या है। तो ध्यान सुनिएगा, जीव विकास के प्रमाण, जीव विकास के प्रमाण, जीव विकास के प्रमाण पढ़ा रहा हूं। 3 सिद्धांत हमने बात की। पहला उपार्जित लक्षणों वंशानुगति का सिद्धांत दिया तुम्हारे, याद रखिएगा, सिद्धांत दिया तुम्हारे लेमार्क साहब ने। इसके बाद प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया तुम्हारे डार्विन साहब ने, और तीसरा जो सिद्धांत दिया गया था ये दिया ह्यूगो डीब्रिज ने, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। जीव विकास के प्रमाण की बात कर रहे हैं, और जीव विकास के प्रमाण में पहला है समजात व संवर्धियंग, समजात व संवर्धियंग, समजात व संवर्धियंग, याद रखिएगा। तो समजात व संवर्धियंग क्या है? पहले समजात अंग क्या है? वे अंग जो उत्पत्ति में समान होते हैं, वे अंग जो उत्पत्ति में समान होते हैं, उत्पत्ति मतलब ओरिजिन में समान होते हैं, उत्पत्ति में समान होते हैं, लेकिन कार्य में, संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो समजात अंग क्या है? वे अंग जो उत्पत्ति में क्या होते हैं, ओरिजिन में समान होते हैं, लेकिन कार्य में अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे जैसे
मानव के हाथ, जैसे मानव के हाथ, घोड़े की अगली टांगे, पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख। याद रखिएगा ये सब क्या है, उत्पत्ति में तो समान है। मानव के हाथ, घोड़े की अगली टांगे और पक्षियों के पंख, तीनों क्या है, उत्पत्ति में समान होते हैं। उत्पत्ति में समान होते हैं, तीनों उत्पत्ति में समान, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है। मानव के हाथ पकड़ने का काम करते हैं, घोड़े की अगली टांगे तोड़ने का काम करते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो अगले जो पैर होते हैं, अगले जो हाथ होते हैं, यही पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और ये उड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन तीनों की उत्पत्ति समान होती है। इन तीनों की उत्पत्ति तो समान होती है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं, इसलिए कहा जाता है समजात अंग। तो वे अंग जो उत्पत्ति में समान है, उत्पत्ति में तीनों समान है, तीनों ही समान ह्यूमन सोसाइटी पाई जाती है, इनके अंदर की चीजें पाई जाती हैं, उत्पत्ति में समान है, लेकिन इनके सबके कार्य अलग अलग हो गए। इसका मतलब है कि जीवों का विकास एक ही प्रकार के जीवों से हुआ होगा। इसलिए तो घोड़े के टांगे, मानव के हाथ और पक्षियों के पंख तीनों उत्पत्ति में समान, लेकिन इनके कार्य क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये होगा कि इन प्रकार के जीवों का जो विकास हुआ है वो एक ही प्रकार के जीवों से हुआ होगा। दूसरा इसमें तुम्हारा होता है, दूसरा इसमें तुम्हारा होता है संवर्ती अंग। संवर्ती अंग याद रखिएगा। तो संवर्ती अंग क्या है, वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उत्पत्ति में अलग अलग होते हैं, उत्पत्ति में अलग अलग होते हैं, लेकिन कार्य में समान होते हैं, कार्य में समान होते हैं। संवर्ती अंग कहलाते हैं, संवर्ती अंग कहलाते हैं, संवर्ती अंग कहलाते हैं, याद रखिएगा संवर्ती अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षियों के पंख, कीटों के पंख, कीटों के पंख, पक्षियों के पंख, कीटों के पंख, और तुम्हारा ये जो चमगादड़ के पंख, पक्षियों के पंख, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख। याद रखिएगा ये तीनों उत्पत्ति में तो अलग अलग होते हैं, तीनों उत्पत्ति में अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके कार्य समान, तीनों उड़ने का कार्य करते हैं, तीनों ही उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति समान होती है। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो अगले पैरों की, अगले पैरों की, याद रखना अगले पैरों के रूपांतर होते हैं। कीटों के जो पंख होते हैं वो उनके बाह्य कंकाल से बनते हैं, याद रखिएगा। और चमगादड़ के जो होते हैं वो अगले पैरों के बीच में झिल्लियां बन जाती हैं, अगले पैरों के बीच में जो झिल्लियां बन जाती है उस वजह से वो उड़ने लग जाते हैं। तो ये तीनों उत्पत्ति में तो अलग अलग है, लेकिन इनका कार्य समान, तीनों उड़ने के काम आते हैं। ऐसे अंगों को हम कहते हैं संवर्ती अंग, जो उत्पत्ति में तो अलग अलग लेकिन कार्य में समान होते हैं। और ऐसे अंग जो उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन कार्य में अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इसके अलावा भी हम और बहुत सारी बातें करेंगे, इसके अलावा भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जीव विकास के अंदर जीव विकास के जो प्रमाण है उस प्रमाण के बारे में बातें करेंगे। जीव विकास के प्रमाण तो बहुत से पक्ष में प्रमाण, उसमें पहला हमने समझा तो संपत्ति अंग पढ़ लिया है। इसके बाद हम अवशेष अंगों पर बात करेंगे, हम योजक क्रियाओं पर बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।